प्रश्न कम से कम और अधिक से अधिक तो आपका 15 नंबर तक का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझ लीजिए कि ये पूरे रीजनिंग का बेस है। ठीक है, अब इस टॉपिक में आपको स्ट्रांग बनने के लिए, इस टॉपिक में क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने के लिए आपको किन किन चीजों को आपको जानना आवश्यक है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेंगे। फिर चलेंगे और फिर ये देखेंगे कि इस टॉपिक के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं और उनको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आपको वर्णमाला परीक्षण में अगर स्ट्रांग होना है बच्चा, तो सबसे बेसिक चीज ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में किस अल्फाबेट की क्या स्थिति होती है, अंग्रेजी वर्णमाला में किस अक्षर की क्या स्थिति होती है और किस नंबर आपके किस अल्फाबेट का क्या रिवर्स होता है, ये दो चीज आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। ठीक है, देखिए वर्णमाला परीक्षण जो टॉपिक है वो टोटली आपका आधारित है किस पे, अल्फाबेट पर। किस पर आधारित है बच्चा, अल्फाबेट पर, अल्फाबेट पर टोटली आधारित है आपके वर्णमाला पर। ठीक है, और कौन सा अल्फाबेट, आपके इंग्लिश अल्फाबेट पर। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट पर। अब देखिए, अगर अल्फाबेट की बात किया जाए तो आपका अल्फाबेट ए से स्टार्ट होता है और खत्म कहां पर होता है बच्चा, जेड पर खत्म होता है। ठीक है, आपका अल्फाबेट ए से स्टार्ट होता है और खत्म होता है कहां पर, जेड पर स्टार्ट, जेड पे खत्म होता है। ठीक है, अब अगर इस अल्फाबेट को दो बराबर भागों में डिवाइड किया जाए तो पहला भाग होगा आपका ए से लेकर एम तक। ठीक है, ये आपका ए से 1 से खत्म होता है और कहां तक जाता है, 26 तक। टोटल 26 लेटर्स होते हैं आपके इंग्लिश अल्फाबेट में। ठीक है, अब देखो, अगर इसको दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो पहला होगा ए से लेकर एम तक और जो दूसरा होगा वो होगा आपका एन से लेकर जेड तक। जो आपका दूसरा होगा वो होगा आपका एन से लेकर कहां तक, जेड तक। ठीक है, चलिए, दूसरा होगा आपका एन से लेकर कहां तक बच्चा, जेड। चलिए, तो देखो पहला पार्ट होता है आपका ए से लेकर एम तक और दूसरा पार्ट होता है आपका एन से लेकर जेड तक। ठीक है, पहले पार्ट को कहते हैं फर्स्ट हाफ। पहले पार्ट को क्या कहते हैं बच्चा, फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रथम अर्धांश, जिसको हिंदी में कहते हैं क्या, प्रथम अर्धांश। ठीक है, और दूसरे पार्ट को कहते हैं हम लोग सेकेंड हाफ। दूसरे पार्ट को हम लोग कहते हैं क्या, दूसरे पार्ट को कहते हैं हम लोग सेकेंड हाफ, जिसको हिंदी में कहते हैं द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। ठीक है, आपके इन शब्दों का भी प्रयोग होगा आगे चल के, तो ये भी आप क्लियर जानते रहिएगा कि फर्स्ट हाफ का आपका कहां से कहां तक होता है और सेकेंड हाफ आपका कहां से कहां तक होता है। शब्दों का भी प्रयोग होगा आगे चल के, तो ये भी आप क्लियर जानते रहिएगा कि फर्स्ट हाफ का आपका कहां से कहां तक होता है और सेकेंड हाफ आपका कहां से कहां तक होता है। ठीक है, तो ये तो रही बेसिक जानकारी। अब देखिए, जो आपके इंग्लिश के अल्फाबेट हैं, जो मैंने बताया कि जो आपका ए से शुरू होता है और खत्म कहां पर होता है, जेड पे खत्म होता है। ठीक है, और हमेशा किसी भी पेज पर अगर आप कोई लेटर लिखना स्टार्ट करते हो तो मान लीजिए आपका ये पेज है और अगर मैं आपसे कहूं कि इस पेज पर आप ए से लेकर जेड तक लिखो, तो हमेशा इस कोने से लिखना स्टार्ट करोगे और खत्म कहां पे करोगे, इधर आके खत्म करोगे। तो ये जो पार्ट है, ये जो सिरा है वो आपका कौन सा सिरा है भैया, ये कौन सा हाथ है, आपका बायां हाथ है। तो हमेशा जो आप लिखना स्टार्ट करते हो वो बाईं तरफ से स्टार्ट करते हो, लेफ्ट तरफ से स्टार्ट करते हो, और जो खत्म करते हो वो कहां पे करते हो, वो दाईं तरफ करते हो, जिसको आप कहते हैं राइट हैंड। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी के अक्षरों की जो पोजीशन है, जो स्थिति है, वो आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में किस अक्षर की क्या प्लेस वैल्यू होती है, क्या क्या स्थिति होती है, अगर आपको क्वेश्चन जल्दी बनाना है तो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्लेस वैल्यू को याद करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की प्लेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की स्थिति,
अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की स्थिति। ठीक है, आपको प्लेस वैल्यू मालूम कर रही है इंग्लिश अल्फाबेट की। ठीक है, प्लेस वैल्यू आपको मालूम करनी है अंग्रेजी वर्णमाला में। ठीक है, तो देखो अब अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की प्लेस वैल्यू याद करने का दो मेथड होता है। कौन सा? दो मेथड होता है। पहला होता है आपका, एक शब्द है जिसका उच्चारण है ईजोटी। क्या है? ईजोटी, जिसमें ई की प्लेस वैल्यू है 5, जे की 10 है, ओ की 15 है, टी की 20 है और वाई की है 25। ठीक है, और जो दूसरा शब्द आपको याद करना है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है सीफिलोरक्स। क्या है? सीफिलोरक्स। ठीक है, सी का 3 है, एफ का 6 है, आई का 9 है, एल का 12 है, ओ का 15 है, आर का 18 है, यू का 21 है और एक्स का 24 है। ठीक है, तो अब आपको दो दवाइयों के नाम याद करने हैं और ये दोनों दवाइयां आपकी क्या काम करेंगे कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की स्थिति याद दिलवाएंगी। एक को सुबह शाम लेना है इन दोनों दवाइयों को। ठीक है, पहले दवाई का नाम है ईजोटी। क्या नाम है? ईजोटी। और ईजोटी बोलने से आप इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हो? ई, जो का मतलब जे ओ और टी का मतलब टी वाई। ठीक है, तो ईजोटी पहला शब्द आपका ईजो है और दूसरा है सीफिलोरक्स। दूसरी दवाई का क्या नाम है बच्चा? सीफिलोरक्स। सी, फी का मतलब एफ आई, लो का मतलब एल ओ और रक्स का मतलब आर यू एक्स। ठीक है, तो आपको ये दो दवाइयां याद करना है, पहला आपका ईजोटी और दूसरा आपका सीफिलोरक्स। देखिए ईजोटी में जो अक्षरों की स्थिति बढ़ती है वो 5 के क्रम में बढ़ेगी। ई का 5 है, जे का 10 है, ओ का 15 है, टी का 20 है और वाई का 25 है। इसी तरह जो सीफिलोरक्स है इसमें जो अक्षरों की प्लेस वैल्यू बढ़ती है वो 3 के टेबल के फॉर्म में बढ़ेगी। सी का 3 हो जाएगा, ठीक है, एफ का 6 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा, ठीक है, U का 21 हो जाएगा और X का 24 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये दो शब्द याद हैं, पहला आपका ईजोटी हो गया, दूसरा आपका सीफिलोरक्स हो गया, अगर आपको ये दो शब्द याद हैं तो आप अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी अक्षर की प्लेस वैल्यू को चुटकियों में याद कर सकते हो। पहला कौन सा? पहला आपका है ईजोटी और दूसरा है आपका सीफिलोरक्स। ठीक है, अब देखो अगर आपको ये दो शब्द याद हुए तो कुल कितने लेटर्स की पोजीशन याद हो जाएगी? तो जब आप ध्यान से देखोगे तो 5 नंबर ऑफ लेटर 5 इसमें आ रहे हैं और नंबर ऑफ लेटर 8 इसमें आ रहे हैं। अब अगर इन दोनों को आप याद करते हो तो 8 और 5 13, ओ मान लिया दोनों में कॉमन है, तब भी आपको 12 इंग्लिश लेटर्स की पोजीशन इन दो शब्दों की मदद से याद हो जाएगा। अब आप कहोगे सर कि इंग्लिश अल्फाबेट तो आपके टोटल 26 है और यहाँ पर आपके 12 ही लेटर याद हो रहे हैं, तो बाकी सब कैसे याद करेंगे? तो ये बताओ बच्चा कि अगर आपको टी का 20 याद है, अगर आपको मैंने टी का 20 याद करवाया है तो टी के पहले क्या आता है? यू आता है, तो यू का कितना हो जाएगा? टी के बाद क्या आता है? यू आता है, यू का कितना हो जाएगा? 21 आएगा। टी के पहले क्या आएगा? एस, एस टी, तो एस का कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ओ के पहले क्या आता है? एन, एन का कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ओ के बाद क्या आता है? पी, पी का कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। जे का कितना आता है? 10, ठीक है। अब जे के पहले क्या आएगा? आई, आई का कितना हो जाएगा? 9। जे के बाद क्या आएगा? के का कितना हो जाएगा? 11, ठीक है। एक्स का 24, तो एक्स वाई, वाई का कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। डब्ल्यू एक्स, तो डब्ल्यू का कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये लेटर्स याद हैं तो इनकी हेल्प से आप इनके एक पहले वाले लेटर और एक बाद वाले लेटर्स की पोजीशन आप इनकी मदद से क्या कर सकते हो बच्चा? निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर है? दो शब्द आपके, पहला आपका ईजोटी और दूसरा आपका सीफिलोरक्स, ठीक है। तो ये तो हुई अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की क्या?
प्लेस वैल्यू अक्षरों की स्थिति, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए अगर आपको इस टॉपिक के क्वेश्चन को जल्दी बनाना है। तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की क्या याद होना चाहिए, प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब दूसरी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में किस अक्षर का क्या रिवर्स होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में किस अक्षर का क्या विपरीत होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का विपरीत अक्षर, अक्षरों का विपरीत अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का क्या विपरीत अक्षर। ठीक है, तो देखो आपके अंग्रेजी के अल्फाबेट कहां से शुरू होते हैं, ए से शुरू होते हैं, कहां पर खत्म होते हैं, जेड पे खत्म होते हैं। तो ए का रिवर्स क्या होता है, जेड होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में ए का विपरीत अक्षर क्या होता है, जेड होता है। ठीक है, अब देखिए ए के बाद बारी आएगी बी का, और बी का रिवर्स होता है क्या, वाई। ठीक है, तो एक शब्द होता है बाय बाय, क्या होता है, बाय बाय। वहां से आपको याद रखना है कि बी का रिवर्स वाई होगा और वाई का रिवर्स बी होगा। बाय बाय से आपको याद रखना है कि बी का रिवर्स क्या होगा बच्चा, वाई होगा, और वाई का रिवर्स क्या होगा, बी होगा। ठीक है, बी के बाद आएगा सी, और सी का रिवर्स होता है एक्स। ठीक है, तो एक शब्द होता है क्रैक्स, आजकल आप कुरकुरे के साथ क्रैक्स भी खाते होंगे। ठीक है, तो यहां से आपको याद रखना है कि C का रिवर्स X होगा और X का रिवर्स C होगा। ठीक है, C के बाद क्या होगा, D, और D का रिवर्स होता है बच्चा Y। अब D का Y कैसे याद रखेंगे, तो देखो माउंटेन ड्यू, ड्यू पीते होगे, ड्यू, तो ड्यू से याद रखिएगा कि D का रिवर्स W और W का रिवर्स D। या अगर आप क्रिकेट के शौकीन होंगे तो D से हो गया धोनी और W से हो गया विकेट कीपर। ठीक है, धोनी क्या था बच्चा, विकेट कीपर था, तो यहां से याद रखिएगा कि D का रिवर्स W और W का रिवर्स D। ठीक है, उसके बाद D के बाद क्या आएगा, E आएगा, और E का रिवर्स होता है V। अब E का रिवर्स V कैसे याद रखेंगे, तो देखो एक शब्द होता है इवनिंग, क्या होता है बच्चा, एक शब्द होता है इवनिंग, और आपको यहां से याद रखना है कि E का रिवर्स V होगा और V का रिवर्स E होगा। इवनिंग से आपको याद रखना है कि E का रिवर्स V होगा और V का रिवर्स E होगा। ठीक है, E के बाद आएगा आपका F, और F का रिवर्स होता है U। ठीक है, तो आपको 4 से याद रखना है, 4 से याद रखना है कि F का रिवर्स U होगा और U का रिवर्स F होगा। ठीक है, किससे याद रखना है, 4 से आपको याद रखना है कि F का रिवर्स U हो जाएगा और U का रिवर्स क्या हो जाएगा बच्चा, F हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। F के बाद क्या आएगा, G आएगा, और G का रिवर्स होता है T। तो GT रोड से आपको याद रखना है, GT रोड से आपको याद रखना है कि G का रिवर्स T होता है और T का रिवर्स G होता है। ठीक है, G के बाद आएगा H, और H का रिवर्स होता है S। तो हाई स्कूल, क्या, हाई स्कूल से आपको याद रखना है बच्चा, H का रिवर्स S और S का रिवर्स H। ठीक है, हाई स्कूल। इसके बाद I का रिवर्स होता है R। तो आप इंडियन रेल, किससे, इंडियन रेल से आप याद रखेंगे कि I का रिवर्स R और R का रिवर्स I के बाद होगा J, और J का रिवर्स होता है Q। तो जंगल क्वीन, ठीक है, जंगल क्वीन से आपको याद रखना है कि J का रिवर्स होगा Q और Q का रिवर्स होगा J। अब ये मत कहना सर जैकलीन से भी याद रख सकते हैं, तो अगर आपको मन कर रहा होगा जैकलीन से याद रखने का तो जैकलीन से याद रखना। भाई नई जनरेशन है, वो कुछ नया भी याद कर सकती है। ठीक है, तो जंगल क्वीन से याद रखना, जंगल क्वीन, जैकलीन मत बोल देना इसका। J का जंगल और Q से क्वीन। फिर J का क्या आएगा, J के बाद आएगा K, और K का रिवर्स होता है P। तो PK मूवी आप लोगों ने देखी होगी, आमिर खान की PK, तो वहां से आप याद रख सकते हैं कि K का रिवर्स P और P का रिवर्स K। K के बाद आएगा L, और L का रिवर्स होता है O।
तो लो से आप याद रख सकते हैं कि एल का रिवर्स ओ और ओ का रिवर्स एल। एल के बाद आता है एम और एम का रिवर्स होता है एन। तो मैन, किससे? मैन से आप याद रख सकते हैं कि एम का रिवर्स एन और एन का रिवर्स एम। ठीक है, तो ये आपके अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर्स होते हैं जिसमें आपको अक्षरों का विपरीत याद होना चाहिए। ठीक है, और देखो एक डायरेक्ट तरीका है, आपको एक लाइन का वाक्य बोलूंगा, अगर आपको उसको याद कर लोगे तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला में काफी लेटर्स की पोजीशन याद हो जाएगी। ठीक है, और वो आपका शब्द क्या है? वो शब्द है उफ। उफ लव बाई, उफ लव बाई सिरटी जी, सिर टी जी। ठीक है, उफ लव बाई सिरटी जी, उफ लव बाई सिरटी जी। अब देखो इसमें क्या है, ये आपका यू है, उफ लव बाई सिरटी जी। ठीक है, उफ लव बाई सिरटी जी कैसे याद करोगे? तो देखो यू का रिवर्स एफ, एफ का रिवर्स यू, ओ का रिवर्स एल, एल का रिवर्स ओ, वी का रिवर्स ई, ई का रिवर्स वी, वी का रिवर्स वाई, वाई का रिवर्स वी, एस का एच, एच का एस, आई का आर, आर का आई, टी का जी और जी का टी। ठीक है, तो उफ लव वाई सिरटी जी। ठीक है, तो यहां पर आप एक दूसरे का रिवर्स याद कर सकते हैं अगर आपको ये शब्द याद है तो। ठीक है, तो बताइए क्लियर है ना? चलिए, तो ये आपका अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का विपरीत अक्षर याद करने का तरीका बता दिया मैंने, और इसके पहले मैंने अक्षरों की पोजीशन कैसे याद करना है, अक्षरों का प्लेस वैल्यू कैसे याद करना है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको बिल्कुल रट जानी है अगर आपको क्वेश्चंस जल्दी बनाना है तो। ठीक है, अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है तो ये दो चीजें आपको क्या करनी है बच्चा? रट जानी है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग और टॉपिक्स के तरफ डिस्कस करते हैं कि आखिर इसमें इस आपके वर्णमाला परीक्षण में कौन कौन से टॉपिक्स आपके कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर होंगे, तो देखिए सबसे पहला इसके अंदर जो पढ़ाया जाएगा वो होगा अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का सीधा क्रम। क्या होगा बच्चा? अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का क्या? सीधा क्रम, जिसको कहते हैं यूजुअल मेथड। क्या कहते हैं बच्चा? यूजुअल मेथड। ठीक है, दूसरा है आपका अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का विपरीत क्रम। दूसरा क्या है बच्चा? अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का विपरीत क्रम, जिसको कहते हैं रिवर्स मेथड। क्या कहते हैं बच्चा? रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड। फिर है तीसरा आपका प्रथम अर्धांश विपरीत। प्रथम अर्धांश विपरीत, फर्स्ट हाफ रिवर्स। फर्स्ट हाफ रिवर्स। फिर है आपका सेकेंड हाफ रिवर्स। सेकेंड हाफ रिवर्स। सेकेंड हाफ रिवर्स। पांचवा है आपका दोनों अर्धांश विपरीत। दोनों अर्धांश विपरीत, जिसको कहेंगे बोथ हाफ रिवर्स। क्या कहेंगे? बोथ हाफ रिवर्स। बोथ हाफ रिवर्स। ठीक है, उसके बाद आपका होगा मिडिल टर्म। मिडिल
टर्म, जिसको कहेंगे मध्य पद, मध्य पद, ठीक है। फिर देखिए और इसमें क्या आएगा, और इसमें आएगा आपका इसी के अंदर, कहां तक हो गया था, ये आपका छठा तक हो गया था ना। देखिए अब सातवां आपका आएगा मिक्स्ड सीरीज, मिक्स्ड सीरीज, ठीक है, जिसको कहेंगे मिश्रित श्रृंखला, मिश्रित श्रृंखला, ठीक है। तो इतने टॉपिक्स हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। टोटल 7 टॉपिक आपके कवर करेंगे हम लोग इस वर्णमाला परीक्षा टॉपिक के अंतर्गत, ठीक है। पहला आपका सीधा क्रम हो गया, दूसरा आपका रिवर्स हो गया, तीसरा आपका फर्स्ट हाफ रिवर्स हो गया, चौथा आपका सेकेंड हाफ रिवर्स हो गया, फिर उसके बाद हो गया बोथ हाफ रिवर्स, उसके बाद हो गया मिडिल टर्म, और उसके बाद हो गया मिक्स्ड सीरीज, ठीक है। तो इतने टाइप के टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं और सबसे पहले को डिस्कस करते हैं। अच्छा, इन सब टॉपिक को सॉल्व करने के लिए सीधा क्रम, विपरीत क्रम, प्रथम अर्धांश विपरीत, द्वितीय अर्धांश विपरीत, दोनों अर्धांश विपरीत, मध्य पद, मिक्स्ड सीरीज, इन सब टॉपिक्स को कवर करने के लिए 4 बेसिक नियम मैं बताऊंगा आपको। कितने बच्चा? 4 बेसिक नियम बताऊंगा, 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताऊंगा। वो 4 अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, अगर वो 4 बेसिक नियम आपके क्लियर हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि इन किसी भी टॉपिक्स में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। कहां तक? ये 4 बेसिक नियम काम करेंगे आपके इस टॉपिक नंबर 5 तक, ये आपके काम करेंगे। ये जो 4 बेसिक नियम मैं बताने वाला हूं, वो इन 5 टॉपिक्स के लिए ये जो 4 बेसिक नियम है बिल्कुल रामबाण साबित होंगे। इन 4 बेसिक नियम्स को आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं और आप हेडिंग डाल लीजिएगा रूल, ठीक है। नियम, नियम। अब देखिए पहले अगर नियम की बात करूं, सबसे पहले अगर सबसे बेसिक नियम की बात करूं, तो देखो एग्जामिनर जो क्वेश्चंस क्रिएट करता है, जो क्वेश्चन बनाता है, वो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की स्थिति पर बनाता है। एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है वो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की स्थिति के आधार पर बनाता है, ठीक है। अब देखो मान लो आपकी जो अंग्रेजी वर्णमाला है वो आपकी इस तरफ से है, ठीक है, आगे चल के एक्स वाई और जेड, यही तो होगा अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है। अब अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हम कोई भी अक्षर उठा लें, कोई भी अक्षर हम अगर मान लो बी उठाए, तो बी की जो पोजीशन है वो अंग्रेजी वर्णमाला में 2 तरफ से हो सकती है। देखो ये अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है? दाहिना सिरा, जिसको हम लोग कहते हैं राइट एंड। क्या कहते हैं? राइट एंड। ये अंग्रेजी वर्णमाला का दाहिना सिरा है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का राइट एंड। और ये अंग्रेजी वर्णमाला का है बायां सिरा, बायां सिरा, जिसको कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का क्या? लेफ्ट एंड। क्या कहते हैं? लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड, ठीक है। अब देखो अगर इस अंग्रेजी वर्णमाला में हम किसी अक्षर को लें तो उस अक्षर की स्थिति दो तरफ से पॉसिबल है। एक तो आपके बाईं तरफ से, अच्छा बी की पोजीशन अगर हम देखें तो आपके बाईं तरफ से कौन सी है? बी की पोजीशन अगर देखें हम तो आपके बाईं तरफ से कौन सी है? दूसरी है। भाई बी की पोजीशन आपके बाईं तरफ से कैसी है? दूसरी है। और अगर इसी बी की पोजीशन आपके दाहिने तरफ से देखें तो कितनी होगी? 25वीं होगी। अगर इसी बी की पोजीशन आपके दाहिने तरफ से देखें तो कौन सी होगी? 25वीं होगी। तो सीधी सी बात है कि अंग्रेजी अल्फाबेट में किसी भी अक्षर की स्थिति 2 तरफ से पॉसिबल है, दायां और बायां। अब एग्जामिनर जो खेल करता है, जो क्वेश्चन बनाने में जो इस्तेमाल करता है टर्म, वो है आपके दायां और बायां। क्या है वो? 2 टर्म आपके पास है, एक है दायां और एक है बायां। दाएं को हम लोग क्या कहते हैं, ये भी आप क्लियर रखिएगा कि दाएं का मतलब होता है राइट। बहुत लोग इसको कंफ्यूजन है, दाएं का मतलब होता है राइट और बाएं का मतलब होता है लेफ्ट, ठीक है। हम अपने जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो जहां जहां दायां होगा उसको हम केवल आर लिखेंगे और जहां जहां बायां होगा उसको हम केवल क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो देखो एग्जामिनर इन 2 टाइप की मदद से क्वेश्चंस को क्रिएट करता है, नए नए टाइप के। अब अगर मैं पूछूं कि आपकी जो 2 स्थितियां हैं दायां और बायां, इसको आपस में इंटरचेंज करके, आपस में अदला बदली करके आप कितनी तरीके से कंडीशन को बना सकते हो, कितने नए तरीके से कंडीशन को क्रिएट कर सकते हो आप, तो आप कहोगे कि सर इन 2 स्थितियों को हम प्रयोग करके टोटल 4 तरीके की कंडीशन को हम बना सकते हैं। और वो 4 तरीके की कंडीशन कौन होगी?
वो दो कंडीशन होगी जब आपके प्रश्न में स्थिति समान दी गई होगी। क्या दी गई हो बच्चा? समान दी गई। समान का मतलब एक बायां हो दूसरा भी क्या हो? बायां हो। मतलब एक लेफ्ट हो और दूसरा भी स्थिति क्या दिया गया हो बच्चा? दूसरा भी लेफ्ट हो। ठीक है, या एक दायां हो और दूसरा भी क्या हो? दायां हो। मतलब एक राइट हो और दूसरा भी क्या हो? राइट हो। ठीक है, ये तो दो कंडीशन हो गई जब आपके प्रश्न में स्थिति क्या होगी? समान होगी। और दूसरा ये हो सकता है कि एक बायां हो और दूसरा दाहिना हो। अब स्थिति अलग अलग की बात, मतलब आपका एक आपका लेफ्ट हो और दूसरा आपका क्या हो? राइट हो, या आपका एक राइट हो, या तो आपका एक राइट हो और दूसरा आपका क्या हो? बायां हो, लेफ्ट हो। यही तो हो सकता है, यही तो चार कंडीशन बन सकती है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आपके प्रश्न में स्थिति समान दी जाए, समान का मतलब एक बायां हो दूसरा भी बायां हो, एक दाहिना हो दूसरा भी दाहिना हो। अगर आपके प्रश्न में स्थिति समान दी जाएगी तो आप उन दोनों स्थितियों को क्या कर दीजिएगा बच्चा? अगर आपके प्रश्न में स्थिति समान दी जाएगी तो उन दोनों स्थितियों को आपको क्या करना है? उन दोनों स्थितियों को आपको घटा देना है। क्या करना है? घटा देना है। ठीक है, मैथ का जस्ट उल्टा होता है। यहां पर मैथ में अगर चिन्ह सेम होंगे, अगर प्लस प्लस होगा और माइनस माइनस होगा तो आप क्या करते हो? उसको जोड़ देते हो। लेकिन अगर यहां पर स्थिति समान होगी, एक बायां दूसरा भी बायां, एक दाहिना दूसरा भी दाहिना, तो आप उसको क्या करोगे? जोड़ दोगे। इसी प्रकार से अगर आपके प्रश्न में स्थिति अलग अलग होगी, एक बायां दूसरा दाहिना या एक दाहिना दूसरा बायां, तो आप इन स्थितियों को क्या कर दोगे बच्चा? जोड़ दोगे। क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। और इतना करने के साथ साथ हमेशा आपको क्या करना है? हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करना है। क्या करना है बच्चा? हमेशा क्या करना है? पहली स्थिति का प्रयोग करना है। हमेशा पहली स्थिति का क्या करना है? प्रयोग करना है। हमेशा पहली स्थिति का क्या करना है बच्चा? प्रयोग करना है। ठीक है, ऑलवेज टेक फर्स्ट पोजीशन। ऑलवेज टेक फर्स्ट पोजीशन। हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करना है। ठीक है, ऑलवेज टेक फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, ये कब के लिए है? हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करना कब के लिए? जब आपका प्रश्न क्या दिया गया हो? हिंदी में दिया गया हो। अगर आपका प्रश्न इंग्लिश में दिया गया है, ये तो तब के लिए हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग कब के लिए है? जब आपका प्रश्न किस में दिया गया होगा? हिंदी में दिया गया हो। अगर आपका प्रश्न इंग्लिश में दिया गया होगा तो जो आपका फ्रॉम के साथ जो स्थिति आ रही होगी, किसके साथ? फ्रॉम के साथ जो स्थिति आपके प्रश्न में लिखी होगी, आप उसका प्रयोग करिएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? अब देखिए, ये आपका जो पहला टाइप था, जो रूल नंबर 1 था, वो इतनी कहानी क्या कह रहा है? इतनी कहानी का मतलब क्या है? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और आपके टाइप नंबर 1, आपके रूल नंबर 1 को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल आराम से चलेंगे। एक एक रूल को एक एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हुए चलेंगे, ताकि आपके आगे चल के आपके सामने कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। ठीक है, चलिए। अब देखिए, क्या एग्जांपल लेते हैं। जो इतनी कहानी मैंने बताया उसको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो आपको प्रश्न में दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा? आपको एक प्रश्न दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बाएं का मतलब हो गया लेफ्ट, चौथा, के दाहिने का मतलब हो गया राइट, चौथा, सातवां। अब बताओ आपके प्रश्न में ये स्थिति समान है या अलग अलग है? बताओ, ये जो स्थिति दोनों समान दिख रही है, अलग अलग दिख रही है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल क्या है? अलग अलग है। एक एल है, एक आर है। तो मैंने क्या बताया था कि स्थिति अलग अलग हो तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। और हमेशा किसका यूज करते हैं? पहली स्थिति का यूज करते हैं। ये तो बताया था कि अगर प्रश्न में स्थिति अलग अलग होगी तो आप उसको जोड़ दोगे और हमेशा किसका यूज करोगे? पहली स्थिति का यूज करोगे। ठीक है, तो देखो अब यहां पर स्थिति क्या है? अलग अलग है, जोड़ दो।
और पहली स्थिति क्या है, आर है कि एल है, तो आप कहोगे सर पहली स्थिति एल है तो यहाँ एल लिख देंगे और इसको जोड़ेंगे तो 7 और 4 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। किधर से आएगा, बाएं से आएगा। क्यों बाएं से आया, क्योंकि आपके प्रश्न में जो पहली स्थिति दी गई थी वो क्या दी गई थी, बाएं ही दी गई थी। क्या दी गई थी बच्चा, बाएं ही दी गई थी। अब अगर आपसे पूछा कि बाएं से 11वां अक्षर कौन सा है, तो आपको बिल्कुल याद होगा, अगर आपने इजोटीवाई मेथड पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ बच्चा, इजोटीवाई मेथड पढ़ा हुआ है। तो आपको मालूम है कि जे का क्या होता है, 10 होता है, तो जे के बाद क्या होता है, के, तो के का कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा के। क्या हो जाएगा, के। क्लियर है, क्लियर है ना। चलो अब ये देखो, अब देखो रूल नंबर 2 हम यहीं से बताते हैं कि रूल नंबर 2 कैसे बनता है आपके सामने। देखो अब यहां पे प्रश्न में मान लीजिए कि प्रश्न, अब इसी प्रश्न को ऐसे चेंज कर दे, थोड़ा सा घुमा दे। ये तो आपका पहला था। अब इस प्रश्न में थोड़ा सा परिवर्तन कर दे और आपको कह दे कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं के 9वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब आपका प्रश्न कह दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो देखो राइट से चौथा अक्षर 9वां अक्षर, के राइट चौथा अक्षर चौथा अक्षर। तो बताओ ये पोजीशन समान है कि अलग अलग है, बताओ ये पोजीशन समान है कि अलग अलग है। तो आप कहोगे सर पोजीशन क्या है, समान है। और जब पोजीशन समान होती है तो उसको क्या करते हैं, क्या बताया था, जब पोजीशन समान होगी तो उसको घटा दोगे। क्या कर दोगे, घटा दोगे। और हमेशा किसका यूज करोगे, पहली स्थिति। अब देखो यहां पर आपकी पहली स्थिति क्या थी, आर थी, तो यहां पर भी क्या आएगा, आर से आएगा। अब इसको घटाओगे 9 में से 4, तो ये आर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। राइट से चौथा आ जाएगा बच्चा, 5वां आ जाएगा। अब आप कहोगे सर कि जो हमने पोजीशन याद कर रखी है, जो हमने पोजीशन याद कर रखी है वो किधर से याद कर रखी है, बाएं साइड से याद कर रखी है। क्यों, क्योंकि हम किसी कॉपी पर लिखना किधर से स्टार्ट करते हैं, बाएं से ही स्टार्ट करते हैं। और जो ये आया वो किधर से आ गया, दाहिने से आ गया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको इस दाहिने को बाएं में क्या करना पड़ेगा बच्चा, परिवर्तित करना पड़ेगा। अब बताओ इस दाहिने को बाएं में कैसे परिवर्तित करोगे। तो यही रूल आपका जो है, यही आपका रूल नंबर 2 है। यही आपका क्या है, रूल नंबर 2 है। इसको आप लिख लीजिएगा, रूल नंबर 2 डाल के। नियम नंबर 2 आपका यही कहता है कि अगर कैलकुलेशन के दौरान, अगर गणना के दौरान आपका मान दाएं से आ जाए, अगर गणना के दौरान आपका मान दाएं से आ जाए और आपको स्थिति किधर से याद है, बाएं से याद है, तो दाएं को बाएं में बदलने के लिए, ठीक है, यदि गणना के दौरान आपका उत्तर दाएं से आने लगे तो उसे बाएं में बदलने के लिए 27 में से उसे बाएं में बदलने के लिए 27 में से घटा देते हैं। ठीक है, उसे बाएं में बदलने के लिए 27 में से घटा देते हैं। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला हो गया कि बाएं से स्थिति बराबर 27 माइनस दाहिने से स्थिति। ठीक है, बाएं से स्थिति बराबर 27 माइनस दाहिने से स्थिति। ठीक है, ये आपका अगला रूल हो गया, कि बाएं से स्थिति बराबर 27 माइनस दाहिने से स्थिति। ठीक है, अगर कैलकुलेशन के दौरान आपका मान दाहिने से आने लगा, ठीक है, तो उसको बाएं में बदलने के लिए किस में से घटा देंगे, 27 में से घटा देंगे। जैसे आपका ये प्रश्न था, अब ये राइट से आया 5वां, लेकिन आप जो प्लेस वैल्यू याद है किधर से याद है, लेफ्ट से याद है, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए। किस में से घटा देंगे, 27 में से घटा देंगे तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। 27 में से 5 घटाएंगे तो L 22 आएगा। और बाएं से 22वां अक्षर किसका होता है, V का होता है। किसका होता है, V का होता है। तो आपके इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा V। ठीक है, तो ये 2 रूल आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। ये जो 2 रूल हैं, ये जो 2 नियम है, आपको बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्लियर है ना। चलो, अब ये तो 2 नियम हो गए। अब चलते हैं तीसरे नियम की तरफ और डिस्कस करते हैं कि वो क्या है। उसको भी ध्यान से समझिए कि रूल नंबर 3 और 4 एक ही से रिलेटेड है। पहले इसका शॉर्ट फॉर्म देखिए कि रूल नंबर 3 और 4
कहते किसको है या होता क्या है? तो देखो आपका जो अंग्रेजी का अल्फाबेट है वो कहां से कहां तक होता है? ए से लेकर जेड तक, मतलब 1 से लेकर कहां तक? 26 तक, ठीक है। अब इसको समझो कि आपका जो अंग्रेजी का अल्फाबेट है वो 1 से लेकर 26 तक है, मतलब इस अल्फाबेट की सीरीज में टोटल कितने नंबर ऑफ पर्सन के लोग हैं? टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने लोग हैं? 26 लोग हैं। तो अगर आपकी किसी श्रृंखला में 26 लोग हैं, कुल लोगों की संख्या 26 है, तो उसमें जो किसी व्यक्ति की पोजीशन है, जो किसी व्यक्ति का स्थान है, वो अधिकतम कहां तक पॉसिबल होगा? 26 तक ही पॉसिबल होगा। तो अगर किसी पंक्ति में टोटल नंबर ऑफ पर्सन 26 है, तो उसमें किसी व्यक्ति का स्थान, उसमें किसी व्यक्ति का रैंक दाएं या बाएं से अधिकतम कहां तक पॉसिबल होगा? अधिकतम 26 तक पॉसिबल होगा। और न्यूनतम कहां तक पॉसिबल होगा? न्यूनतम 1 तक पॉसिबल होगा, ठीक है। अगर किसी पंक्ति में टोटल 26 लोग हैं, तो उसमें किसी व्यक्ति का जो रैंक है वो दाएं या बाएं से अधिकतम 26 तक ही पॉसिबल होगा। और किसी व्यक्ति का जो रैंक न्यूनतम है वो कम से कम कितने तक पॉसिबल होगा? 1 तक पॉसिबल होगा। अब अगर मान लो कि आपने गणना किया, अगर मान लो कि आपने जोड़ा या घटाया, ठीक है, और कैलकुलेशन के दौरान जो आपका मान आ जाए वो 27 आ जाए, 28 आ जाए, 29 आ जाए, या इससे अधिक आ जाए, या कैलकुलेशन के दौरान आपका मान 0 आ जाए, -2 आ जाए, -3 आ जाए, ठीक है, तो क्या करोगे? मान लीजिए कि आपने कैलकुलेशन किया और L 28 आ गया, तो अब इस जगह पे कौन सा आंसर लिखोगे? क्या लिखोगे अपना आंसर? ठीक है, अगर कैलकुलेशन किया और आपका मान लीजिए L 28 आ गया, तो भाई अब आंसर क्या लिखोगे? क्योंकि आपके अंग्रेजी के अल्फाबेट में बाएं से 28वां कोई अक्षर नहीं होता है, तो भाई इसका आंसर क्या दोगे? तो देखो अब इसका आंसर दोगे क्या? तो देखो अगर कैलकुलेशन के दौरान मान 26 से अधिक आ जाए, समझिएगा ध्यान से, अगर कैलकुलेशन के दौरान मान आपका 26 से अधिक आ रहा हो, तो वो मान देखो 1 से लेकर 26 तक अगर मान इसके बीच में आता है, तो ये तो मान आपका वैलिड है। ये मान क्या है? आपका वैलिड है, चाहे आपका दाएं से आए चाहे बाएं से आए, ये मान आपका क्या है बच्चा? वैलिड है, मतलब वैध है। मतलब क्या है? वैध है, मतलब क्या है? मान्य है। और अगर आपका मान 26 से अधिक आ जाए, मतलब ये आ जाए, या मान आपका 0 से कम आ जाए, तो इस मान को कहते हैं इनवैलिड। क्या कहते हैं बच्चा? इस मान को इनवैलिड कहते हैं, जिसको कहते हैं अमान्य। क्या कहते हैं? अमान्य, ठीक है। अगर क्या आ जाए? 1 से कम, 1 से कम का मतलब है आपका 0 आ जाए, -1 -2 -3 ऐसे करके, ठीक है। और यह आपका 26 से अधिक आ जाए, मतलब 27 28 29 30, ये भी आपका क्या है? इनवैलिड मान है। क्या है बच्चा? ये भी आपका इनवैलिड मान है, अमान्य मान है, ठीक है। इनवैलिड, अमान्य, ठीक है। अब देखो इन दोनों स्थितियों में आप क्या करोगे? तो अगर आपका मान 26 से अधिक आ रहा होगा, तो उस मान में से क्या कर देना? 26 घटा देना, इस मान में से 26 घटा देना। और अगर आपका मान शून्य या ऋणात्मक आ रहा होगा, तो इस मान में आपको 26 क्या कर देना है? इस मान में आपको 26 जोड़ देना है, ठीक है। ऐसा करते ही ये मान वापस आपका वैलिड हो जाएगा, मान्य हो जाएगा, और फिर आप अपने प्रश्न का आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इसी से आपका 2 रूल और बनता है, जो आपका रूल नंबर 3 और 4 है। तो देखो अगर शब्दों में इसी चीज को बोला जाए तो क्या लिखेंगे? तो अगर शब्दों में इसी चीज को बोला जाए तो हम लिखेंगे रूल नंबर 3 कि यदि गणना करने पर मान 26 से अधिक आता है, यदि गणना करने पर मान 26 से अधिक आता है, तो यदि गणना करने पर मान 26 से अधिक आता है, तो मान में से 26 घटाकर आंसर लिखते हैं। मान में से 26 घटाकर आंसर लिखते हैं, मान में से 26 घटाकर आंसर लिखते हैं, ठीक है। यदि गणना करने पर मान 26 से अधिक आता है, तो मान में से 26 घटाकर आंसर लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक प्रश्न दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? ध्यान से समझिएगा एग्जाम्पल। आपको एक प्रश्न दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो कैसे सॉल्व करेंगे? बाएं से कौन था? 22वां, के
सॉरी बाएं से कौथा 22वां, के दाहिने कौथा 8वां। अब देखो पोजीशन अलग अलग होगी तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और हमेशा किसका यूज करते हैं, पहली स्थिति का। पहली स्थिति L थी, 22 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बाएं से 30वां अक्षर कौन सा होगा, तो आप कहोगे सर पता ही नहीं, क्योंकि अक्षर कहां से कहां तक होता है, 1 से लेकर 26 तक होता है। तो अब इस मान में से आपको क्या करना पड़ेगा, 26 घटाना पड़ेगा, और जैसे ही 26 घटाओगे ये आपका L4 हो जाएगा। और बाएं से चौथा अक्षर किसका होता है, D का होता है। बाएं से चौथा अक्षर किसका होता है बच्चा, D का होता है। ठीक है, तो यही जो यहाँ पर हम लोगों ने ये चीजें परफॉर्म की है, यही है आपका रूल नंबर 3 कि अगर कैलकुलेशन करने पर, कैलकुलेशन के दौरान आपका मान क्या आ जाए, 26 से अधिक आ जाए, तो हम 26 क्या कर देते हैं बच्चा, 26 घटा देते हैं। ठीक है, मान में से 26 क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। चलिए क्लियर है ना। अब देखिए अगर इसी में रूल नंबर 4 की बात करें, ठीक है, रूल नंबर किसकी बात करें, 4 की बात करें, तो रूल नंबर 4 आपसे ये कहता है कि यदि गणना करने पर, यदि गणना करने पर मान, यदि गणना करने पर मान शून्य या ऋणात्मक आता है, यदि गणना करने पर मान क्या आता है बच्चा, शून्य या ऋणात्मक आता है, शून्य या ऋणात्मक आता है, यदि गणना करने पर मान शून्य या ऋणात्मक आता है, तो मान में 26 जोड़कर आंसर लिखते हैं। तो मान में 26 जोड़कर आंसर लिखते हैं, तो मान में 26 जोड़कर आंसर लिखते हैं। ठीक है, ये आपका लास्ट रूल था। ठीक है, कि अगर कैलकुलेशन के दौरान मान शून्य या ऋणात्मक आए तो मान में कितना जोड़कर आंसर लिखेंगे, 26 जोड़कर आंसर लिखेंगे। ठीक है, जैसे आपको एक प्रश्न दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर, बाएं से पांचवें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा, के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा। तो क्या कह रहा है कि बाएं से चौथा अक्षर पांचवां अक्षर, के बाएं चौथा अक्षर सातवां अक्षर। ठीक है, और देखिए जब यहां पर आप कैलकुलेशन करिएगा, गणना करिएगा, तो मैथ के नियमों का पालन करिएगा, गणित को ध्यान में रख के गणना कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, तो ये आपका बाएं से पांचवां, बाएं से सातवां। अब अगर पोजीशन समान होती है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 5 में से घटाना है किसको, 7 को, तो अगर 5 में से 7 घटाएंगे तो L क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब आप कहोगे सर अल्फाबेट तो आपका 1 से शुरू होता है, तो ये क्या आ गया, निगेटिव आ गया। तो निगेटिव तो कोई अल्फाबेट होता नहीं है, तो अब इस निगेटिव को, ये आपका मान है इनवैलिड, अमान्य मान है, अब इसको मान्य बदलने के लिए इसमें कितना जोड़ दोगे, इसमें 26 जोड़ दोगे, और L -2 + 26 तो आपका L24 हो जाएगा। और अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 24वां अक्षर क्या होता है बच्चा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 24वां अक्षर होता है X। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 24वां अक्षर क्या होता है बच्चा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 24वां अक्षर होता है X। ठीक है, तो ये आपके 4 बेसिक नियम हैं। ठीक है, ये आपके 4 बेसिक नियम हैं। इन 4 बेसिक नियमों को आपको जानना अत्यंत आवश्यक है अगर आपको अल्फाबेट टेस्ट के टॉपिक में आपको स्ट्रांग बनना है तो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, आज की क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की प्लेस वैल्यू को याद किया, उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों के विपरीत अक्षर को याद किया, और उसके बाद आपके 4 बेसिक नियम पढ़े, जिस बेसिक नियम से आपके इसके सारे सब टॉपिक्स के क्वेश्चन क्या होने हैं बच्चा, सॉल्व होने हैं। ठीक है, तो एक बार प्रॉपर रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 4 तक प्रॉपर अपनी कॉपी पर लिखकर फिर से उसको रिवाइज करिएगा कि चारों रूल हैं क्या, और मैंने एक एक एग्जांपल लेकर उनको समझा भी दिया। अभी जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो ढेर सारे एग्जांपल सॉल्व कराएंगे, हर एक टॉपिक पर कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन हम लगवाएंगे, उसके लिए परेशान ना होइए। यहां पर बस इसको समझाना था, इसलिए हमने केवल एक एक एग्जांपल दिया। ठीक है, तो इन नियमों को आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम था आपका यूजुअल मेथड, लेकिन सारे टॉपिक आपके इन्हीं 4 बेसिक नियमों से सॉल्व होने हैं। तो इन 4 नियमों को प्रॉपर रिवाइज करके अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, और साथ में आप अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की प्लेस वैल्यू और रिवर्स, इन 2 को आप बिल्कुल क्या कर जाइएगा, रट जाइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।